चलिए, आज हम लोग फाइनली अपना जो है वो लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट। अब मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्योंकि मैंने इसमें एडवांस भी पढ़ा हुआ है, तो इस तरीके के लेक्चर्स देने में मुझे ज़रा ज्यादा मजा आता है। इट्स वेरी लाइक मुश्किल नहीं है, बड़ा ही कॉमन सेंस का चैप्टर है पूरा। ठीक है, और आप यकीन करें, आप जितना चीज को समझ के चलेंगे उतना ही इजी आपको ये चैप्टर जो है वो लगेगा। हाँ, अगर रट्टा लगाओगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज परफॉर्मेंस मेजरमेंट इट्स समथिंग कि जो आप प्रैक्टिकली एज इट इज अपनी कंपनीज में और अपने जो है ना वो जॉब में इम्प्लीमेंट करते हो। आप कोई भी जॉब जो है जी। ना उसका जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के देख लें, तो हमेशा उसमें लिखा होता है क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल स्किल्स। इस तरीके की जो चीजें होती हैं, जब आप इस तरीके की चीजें अपनी जॉब में, अपनी जॉब जो है वो वर्क में लेकर आते हो, दीज आर द थिंग्स जो आपको हेल्प आउट करती हैं परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। राइट। खैर, ये तो बात की जी बात है। सर, थोड़ा सा जी जी प्लीज। मैं ये बोला था सर, ये F3 में भी है ना? एग्जैक्टली, इसका तो कुछ क्वेश्चन F3 में भी है, यस ट्रू। ये आपके एमए में तो लंबा इसके कोर्स है, F3 में छोटा सा पोर्शन है इसका। अच्छा, मतलब जैसे जैसे फीफो लीफो और वो भी F3 में है, ठीक है। जी। तो उसके F2 में आने के चांसेस कम कम होते हैं। तो वैसे भी वैसे वैसे ही इसके भी आने के चांसेस हैं इसमें, मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। जो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का F2 में। चैप्टर है ना, अच्छा वैसे मैंने अपना लैपटॉप अपग्रेड किया, तो अभी मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ, तो अभी आई बिलीव आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा आएगा, जैसे जैसे मैं साथ साथ इस पे लिखता जाऊंगा। अच्छा। जी तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो है, इसमें आपके अराउंड 10 से 12 मार्क्स आते हैं। ठीक है, यानी आपका एक जी। एमटीक्यू जो है वो लाजमी आएगा इसमें। ठीक है, सही है। आपका जो एक एमटीक्यू है वो लाजमी इसमें से आ रहा होगा। अब एमटीक्यू कैसे आएगा? अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का चैप्टर जो F2 में है और जो फर्दर F5 में आएगा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है, एक पार्ट होता है जी फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की केपीआईज भी होते हैं। हाँ, मेरी राइटिंग पे बन जाइएगा। और एक होते हैं नॉन ओके। फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस जी का मेजरमेंट, तो मैं बार बार मैनेजमेंट मेरे मुंह से निकल जाता है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, ये इस बारे में भी कभी बात करेंगे। जो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जो चैप्टर है, इसमें दो पोर्शन है, एक है फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, एक है नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स। अब जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है ना, ये पूरा आप F3 में पढ़ के आते हो पूरा। ठीक है, और जो नॉन फाइनेंशियल है ना, ये F2 का अलग से पोर्शन है जो आप F2 में पढ़ोगे। तो दिस चैप्टर इज लाइक 50% आपने पढ़ा होगा, 40% ऑलमोस्ट 60% हम F2 में नया पढ़ेंगे। ठीक है, मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। ठीक हो गया? यहाँ तक जी बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं, और हम जो है वो देखते हैं। एक सेकंड। हाँ ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं उससे स्टार्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती क्या है। ठीक है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट ये वैसे जो है जितनी ये जो आपके सामने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है मैंने ये एआई से जो है वो यहाँ पर पेस्ट किया है, बिकॉज उसमें काफी उसने जो है ना पॉइंट्स बना के मुझे दिए हुए थे, तो मैंने कहा ये चीज आपको मैं स्टार्ट में ही बताऊंगा, तो इट्स समथिंग जो आपको हेल्प आउट करेगी। अच्छा देखिएगा, जो आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है, परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? किसी भी किए गए काम, जो भी आप काम करते हो ना, उस चीज के बारे में इसको इसकी डिस्कशन होती है। राइट। और मेजरमेंट का क्या मतलब है? मेजरमेंट का मतलब है कि आपने जो काम किया है उस काम को आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। ऐसा ही है। तो देखिए जी, परफॉर्मेंस जी मेजरमेंट इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, कि एक काम कितने अच्छे से किया गया है। ठीक है, अब दो टर्मिनोलॉजीज है, एक होती है मेजरमेंट,
और एक होती है मैनेजमेंट। जी इसके बारे में जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। एक होती है मेजरमेंट, एक होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपको पता है क्या होती है? मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी काम को मैनेज करना, हाउ टू डू दैट वर्क, हाउ टू प्लान एंड हाउ टू कंट्रोल दैट वर्क। तो मैनेजमेंट में आपको पता है तीन चीजें आती हैं क्या? प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। ऐसा ही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? जो जी आप पूरी एक्ट टू पढ़ते हुए आ रहे हो, तो चैप्टर वन से लेकर बजट एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दैट वाज ऑल मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को निकाल के, ठीक है। मेजरमेंट है कि आपने कैसा काम परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर आपकी जो है वो रेशियोज आ जाती हैं, यहाँ पर आपके वेरिएंसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये मेजरमेंट। तो मेजरमेंट मैनेजमेंट का एक छोटा सा पोर्शन है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है। उसमें एक छोटी सी क्लास है दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट, जिसमें आप सिर्फ फोकस करते हो कि जो किया गया काम है उसको कैसे मेजर करना है। आपके एक लेबर ने 2 आवर्स में 100 यूनिट्स बना दिए, दिस इज मैनेजमेंट। अब उसने ये काम अच्छा किया, वॉज दिस वर्क अप टू द मार्क, एवरेज और बिलो एवरेज, इस चीज को मेजर करना, दिस इज मेजरमेंट। और कैसे मेजर करोगे? इन दो चीजों से, रेशियो एंड वेरिएंसेस से आपने मेजर करोगे। यहां तक बात समझ में आ गई? जी जी, विस्म जी आपको समझ में आ गया? चले, तो देखिए जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? इट्स द सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक एक तरीका है, एक सिस्टम है एफिशिएंसी को असेस करने के लिए। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट बाय इनपुट। ऐसा ही है कि जी आपने कितना इनपुट यूज करके कितना आउटपुट जनरेट किया, दिस इज एफिशिएंसी। एंड इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस होती है कि आपने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है, वॉज दैट अप टू द मार्क और नॉट, वॉज दैट एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स और नॉट। तो दैट इज एफिशिएंसी। आपने पूरे 3 महीने एक बच्चे को पढ़ाया, ठीक है, आपने 6 महीने का कोर्स 3 महीने में कवर करवा दिया, आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, लेकिन बच्चा पेपर फेल कर गया, आपकी जो इफेक्टिवनेस थी वो जीरो। ठीक है। इफेक्टिवनेस इज कि जो काम आपने किया है, वॉज इट अप टू द मार्क और नॉट, या उससे जो डिजायर्ड आउटकम्स आप चाह रहे थे, क्या वो आउटकम्स आपको मिले हैं या नहीं मिले, दिस इज इफेक्टिवनेस। ये हम आगे भी बात करेंगे, प्लस ये आपकी जो है वो जो हमने एक दो चैप्टर्स छोड़े हैं उसमें भी ये बड़ा डिटेल प्रोसेस से हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसको हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी। आपने इसका नाम पढ़ा होगा F1 में। वैल्यू फॉर मनी आजकल बड़ा ही वे- फेमस मॉडल है आपके प्रैक्टिकल जॉब मार्केट जी में। वैल्यू फॉर मनी बहुत जी जी इंपॉर्टेंटली जो है वो यूज किया जाता है। इसमें 3 E's का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। जी ये आएंगे इस जी चैप्टर में, ये सारी बातें आएंगी। दैट इज वाई मुझे चैप्टर बड़ा अच्छा इसलिए लगता है, बिकॉज एक तो इस चैप्टर की नॉलेज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफी है, बिकॉज मैंने खुद सी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में जी पढ़ी हैं और इनको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। आप इस चीज को प्रैक्टिकली ना, हर चीज को जी प्रैक्टिकली रिलेट कर सकते हो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चैप्टर। अच्छा जी, to ensure goals are met, its primary reason and uses include fostering accountability। देखिए जी, किसी भी चीज की परफॉर्मेंस को क्यों मेजर किया जाता है? आप जो पेपर सॉल्व करते हो, उस पेपर को मार्क क्यों किया जाता है? ताकि यू शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, राइट। अब जी हर कंट्री में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोस क्यों क्रिएट किए जाते हैं? अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंट्स, अकाउंटेबिलिटी जो आपके सेक्टर्स होते हैं वो क्यों क्रिएट किए जाते हैं? ताकि एक बंदा जो काम करता है, द पर्सन शुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क, राइट। आपको ये पता होना चाहिए। जी अब एक डॉक्टर है ना, डॉक्टर जो है, अगर डॉक्टर के सर पे अकाउंटेबिलिटी का एक वो जो वो तलवार है ना, अगर वो नहीं होगी तो डॉक्टर विल डू एनीथिंग विद द पेशेंट, राइट। हो सकता है पेशेंट को ठीक करने के बजाय डॉक्टर जो है वो ड्रग वो ऑर्गन ट्रैफिकिंग में लग जाए, राइट। तो हम्म, दिस इज जी अकाउंटेबिलिटी जो एक ऑडिटर को इस बात से हटने नहीं देती कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू देना है। दिस इज अकाउंटेबिलिटी जो एक ऑडिटर को इस बात से हटने नहीं देती, बिकॉज ही इज आंसरेबल टू एसीसीए, राइट। जो भी आपका जी एसीसी प्रोफेशनल होता है, वो कोड ऑफ एथिक्स पर लाइबल होता है। आपको कोड ऑफ एथिक्स का पता है? इंटेग्रिटी, ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, परफॉर्मेंस बिहेवियर, जी जी और भी जो ड्यू उसमें ड्यू है, डिलिजेंस ड्यू जी जी डिलिजेंस है, और एक और है मैं जी भूल गया हूँ।
खैर चलो रहने दो, जो भी है ठीक है। तो दीज आर द कोड ऑफ जी एथिक्स जिसको हर बार जो है एक अकाउंटेंट को फॉलो करना, राइट। इसके अलावा फिर जी इनेबल्ड इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आपको मैंने एक दफा पहले भी बताया था कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन क्या होते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजन एक मैनेजर उस वक्त बनाता है, या आप यूं कह लो कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो एक स्पेसिफिक टाइम में अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेसिस पे बनाया जाता है, दैट इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये डिसीजन सही भी हो सकता है, ये डिसीजन गलत भी हो सकता है। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब ये होता है कि जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है एक स्पेसिफिक टाइम में, आपने उसकी बेसिस पे डिसीजन लेना है, राइट। अब एक जो जज होगा जी वो भी इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं, राइट। अब जो भी अवेलेबल एविडेंस होता है उसकी बेसिस पे जो भी जज एज पर द लॉ जो भी उसको परमिट करता है उसकी बेसिस पे वो डिसीजन ले लेता है। बहुत दफा ठीक डिसीजन होता है, बहुत दफा गलत डिसीजन हो जाता है, राइट। सो इन्फॉर्म डिसीजन का मतलब जी होता है जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है आपने उस बेसिस पे डिसीजन लेना है। द सेम गोज विद द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि जब आप एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल रेशियोज हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल डेटा है, जो भी इंडस्ट्री डेटा है, उसकी बेसिस पे आप कंपैरिजंस करते हो डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके, और उन बेसिस पे आप कंक्लूड करते हो कि अच्छा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अच्छा ये कंपनी अप टू द मार्क जा रही है, इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या नहीं जा रही। तो वो डिसीजन ठीक भी हो सकते हैं, वो डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, राइट। उसमें कोई 100% गारंटी स्टैंप नहीं लगी होती कि डिसीजन आर करेक्ट ऑलवेज। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में एक डिसीजन सही भी होता है, एक डिसीजन गलत भी होता है, राइट। अच्छा, फिर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज की बात हम करेंगे, कैसे मोटिवेट करते हैं। तो मोटिवेट ऐसे करता है कि देखो आपने बजट का चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है कि जब एक एम्प्लॉय जो है वो अपने टारगेट्स को अचीव करेगा, तो टारगेट्स अचीव करने का क्या मतलब है, उसको आप इंसेंटिव दोगे, ऐसा ही है। जी और इंसेंटिव्स में आपको पता है बहुत से सिस्टम्स है, बोनस सिस्टम है, कमीशन है, प्रॉफिट शेयरिंग है, शेयर बेस्ड सिस्टम है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, ये सारे सिस्टम्स आपने पढ़े हुए हैं, राइट। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज के लिए एक इंसेंटिव सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दोगे, तो इंसेंटिव सिस्टम की तो वर्क करने की बेस ही परफॉर्मेंस मेजरमेंट होती है। आप अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ पॉइंट्स सेट आउट करोगे कि देखो अगर तुमने पॉइंट नंबर 1 पूरा कर दिया, मैं तुम्हें 10,000 का बोनस दूंगा। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट करना और कैसे कंप्लीट करना, दिस इज ऑल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि यार एक एम्प्लॉय जो है वो परफॉर्मेंस अपने पॉइंट्स कंप्लीट कर रहा है, आप उसके लिए कुछ सिस्टम बनाओगे, कोई टारगेट सेट करोगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने एक ऑडिट की जॉब वैकेंसी आई हुई थी, तो मैंने उसमें अप्लाई किया, एंड जो उनका एचआर था उसने मुझे एक एक्सेल शीट सेंड की। और उसने एक्सेल जी शीट में ये कहा कि आप ना, उसमें एक टेबल बना हुआ था, उसमें सारे ना एसीसीए के पेपर्स मेंशन हुए हुए थे उसमें, और उसने लिखा था कि आपने जो पेपर दिया है उस पेपर के मार्क्स लिखो, और कौन सी अटेम्प्ट में आपने दिया उस वो भी मुझे बताओ। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बीटी का पेपर दिया तो मेरे 76 मार्क्स आए, राइट। तो मैंने लिख दिया कि जी अच्छा बीटी का पेपर था, यहाँ पर मैंने लिखा 76, और यहाँ पर मैंने लिखा कि ये मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो उसने ना उस पे लगाया हुआ था, जी क्या कहते हैं, फॉर्मूलाज लगाए हुए थे, फंक्शन। तो मुझे 76 मार्क्स के लेट से 5 मार्क्स मिल गए, और अटेम्प्ट के मुझे 5 मार्क्स मिल गए, राइट। तो टोटल मार्क्स जी मेरे हो गए 10। तो जी इस तरह करते करते सारे एसीसीए के पेपर मैंने लिस्ट डाउन कर दिए, तो आखिर में जो मेरा स्कोर बना ना, वो आई एम नॉट श्योर कि मेरा कितना स्कोर था, लेकिन उस स्कोर के बाद उसने उसकी परसेंटेज कैलकुलेट की हुई थी, और मेरी परसेंटेज बन रही थी 86% बन रहा था टोटल, जिसमें मेरा एज जी फैक्टर भी शामिल था, माशाल्लाह मेरा अटेम्प्ट फैक्टर भी शामिल था, मेरा एग्जाम फैक्टर भी शामिल था। अब ये सारी चीजें उसमें मेरी शामिल थी, तो मेरा जी ओवरऑल स्कोर 86% बन रहा था। अब इस ये 86 क्या बताता है उसको, ये 86% बताता है कि मैं कितना उस जॉब के लिए सुटेबल हूँ। इस सुटेबिलिटी के बेसिस पे वो मुझे मेरी सैलरी भी ऑफर करेगा और मुझे जॉब भी ऑफर कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर उसके पास ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका 96% 98% बन रहा है, तो फिर उनके बिग कंपैरिजन में तो वो मुझे जॉब ऑफर नहीं करेगा, राइट। तो देखो दिस इज हाउ आप एक जी बंदे की परफॉर्मेंस मेजर करते हो। दिस इज हाउ आप जब एक जगह इंटरव्यू देने जाओगे, तो कैसे एक एचआर मैनेजर आपको जॉब सैलरी ऑफर करता है, वो आपकी सीवी आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे एनालिसिस करता है, राइट। तो दिस वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल कि कैसे आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम जो है वो काम कर रहे होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको काफी हद तक बात समझ में आ गई है। जी एक्सक्यूज मी जी जी प्लीज बोलिएगा। टीचर, फिर
वहां पे मतलब मार्क्स की बेस पे जॉब मिलती है, ऐसे जॉब तो ऐसे नहीं मिलती ना, वो तो इंटरव्यू की बेस पे होता है नहीं ना, नहीं, वो क्लियर कहने होता का है तो। मतलब है कि हर कंपनी का एक एम्प्लॉय को असेस करने का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। दिस वाज अ वेरी न्यू थिंग टू मी, कि जैसे मुझे फर्स्ट टाइम इन इन 3 इयर्स टाइम मुझे फर्स्ट टाइम अपने मार्क्स बताने पड़े एक एम्प्लॉयर को कि यार मेरे यही मार्क्स हैं। तो दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उससे मुझे पता ये लगा कि अच्छा, कहीं ना कोई ऐसा एम्प्लॉयर जरूर होगा जो आपके मार्क्स भी evaluate कर रहा होगा। So this was a new thing for जी me सर। as well. जी सर, वो अभी अभी इसी से का कंपटीशन भी इतना 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 ज्यादा बहुत हो ज्यादा गया है। है यस, कि बहुत आई ज्यादा, थिंक नो वो डाउट। फिर हाँ, इतने सारे अब देखो कैंडिडेट ना, बैठे हुए हैं, अगर एक तो शायद जॉब है, इसीलिए वो। ठीक है, एक जॉब के लिए आपको 100 एप्लीकेंट्स रिसीव हो जाता है, तो इट्स अ वेरी टफ डिसीजन टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिव्यू ऑल दोज 100 एप्लीकेंट्स, राइट? तो इस तरीके के सिस्टम मुझे बिल्कुल लगता जी। है कि वहां जरूर हेल्प आउट कर सकते हैं जहां एप्लीकेंट बहुत ज्यादा हो, और जहां पर यू नीड टू मेक श्योर कि जो एप्लीकेंट आप हायर कर रहे हो, जो आपका पोटेंशियल एम्प्लॉय है, वो बेस्ट मैच करता हो आपके रिक्वायरमेंट्स के साथ। क्योंकि देखो, आइडियल कैंडिडेट तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि जो 100% एक जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कराओ, तो दैट इज वेरी रेयर टू फाइंड। तो आपको बेस्ट की तलाश होती है, राइट? एंड जिस तरह आपने बात की कि नो डाउट जी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर जगह कंपटीशन है, राइट? तो यू नीड टू मेक योर सेल्फ स्टैंड जी। आउट जी किसी ना किसी केस में। मे बी वो मार्क्स की बेसिस पे हो सकता है, मे बी वो स्किल्स की बेसिस पे हो सकता है, मे बी कम्युनिकेशन की बेसिस पे हो सकता है। किसी ना किसी बेस पे आपको अपने आप को स्टैंड आउट करना पड़ता है, राइट? तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, बड़ी जी लंबी डिस्कशन हो जाएंगी, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द इम्प्रूवमेंट। देखो, आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई करते हो, आपने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा हुआ है F1 में। आई गेस मुझे इसको एक्सप्लेन जी करने जी की जरूरत नहीं होगी, राइट? तो दैट स्वॉट जी जी एनालिसिस जी जी itself is a technique to measure the performance of the company as a whole. आप उसमें स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हो, वीकनेस आइडेंटिफाई करते हो, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करते हो, थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हो। आप वर्किंग करते हो कि यार अच्छा, ये जो थ्रेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, मैं कैसे इन थ्रेट्स को अपनी स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करूं, मेरी जो वीकनेसेस है मैं कैसे इसको एलिमिनेट करूं। तो वो जो इम्प्रूवमेंट फॉर द, वो जो होता है ना, एफर्ट्स फॉर द बेटरमेंट, दीज आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आप जब तक परफॉर्मेंस मेजर नहीं करोगे तो ये तमाम काम हो नहीं सकते आपके, राइट? तो दैट इज वाई जी परफॉर्मेंस मेजरमेंट ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पूरे समय में, राइट? अलाइनिंग इंडिविजुअल एफर्ट्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स। क्या आपको एक वर्ड जिसको हम कहते हैं गोल कंग्रेंस, क्या आपको वो ये वर्ड याद है? जी याद है। सर। व्हाट इज गोल कंग्रेंस, बिस्मिल्लाह बताइएगा जरा। Goal congruence means all individuals in the organization should have the same goal, same objective. इंडिविजुअल का गोल, आपका गोल, One second. मेरा गोल और अब्दुल्ला का गोल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? आपकी कंपनी कंपनी की। के गोल के बराबर होना चाहिए। इफ दीज आर जी नॉट इक्वल, देन कंपनी कैन नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म, राइट? अगर ये इक्वल हैं तो ही कंपनी इज गोइंग टू सर्वाइव इन द लॉन्ग टर्म। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसको कौन चलाता है यार? उसको उसके एम्प्लॉयज चलाते हैं। जब एम्प्लॉय सिंसियर नहीं होगा तो फिर कैसे कंपनी चलेगी? और एम्प्लॉय कैसे सिंसियर होता है? आपको पता है, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय इज द सैलरी, इज द इंसेंटिव्स। और जब तक वो फेयर नहीं होंगे, एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से कभी भी फेयर नहीं होगा, राइट? देखो, मैं आपको इसको बड़ी ही जी बेसिक एग्जांपल देता हूं। अगर आप लोग जो है मुझे इतना पे नहीं कर रहे, दैट आई बिलीव के सफिशिएंट है मेरी एफर्ट्स के, आई विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू टीच यू गाइस, राइट? दिस इज अ रियलिटी, जी राइट? सो एक एम्प्लॉय की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? मनी, राइट? उसके इंसेंटिव, उसकी सैलरी। तो अब ये इंसेंटिव सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है? दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ फेयर बेसिस परफॉर्मेंस मेजरमेंट। आपने एवेलुएट करना होगा कि यार मेरा एम्प्लॉय इतना काम कर रहा है, मैं उसको उसके मुताबिक सैलरी दूंगा तो और मोटिवेट होगा और अच्छा काम करेगा मेरा एम्प्लॉय। लेकिन एक एम्प्लॉय को आप गधों की तरह उससे काम ले रहे हो 9 to 5, और उसको एंड एट द एंड ऑफ द डे सैलरी बहुत कम दे रहे हो, तो वो इतना फ्रस्ट्रेट होगा वो आपकी जॉब ही छोड़ के चला जाएगा। And there are a lot of
प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे जहां पर कंपनी जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट होती है सैलरीज के मामलात में कि उन वो अपने जो है ना बहुत अच्छे एम्प्लॉयज को जो है वो कर देती हैं, रिजेक्ट कर देती हैं, राइट? जी सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो बैक हैंड पे कनेक्टेड हैं, राइट? मैनेजमेंट इसीलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है फाइनेंशियल से, बिकॉज इस पे ऐसी बहुत सी चीजें होती है जो आपको बाहर नजर नहीं आ रही होती, बट यू हैव टू कंसिडर दैट। फाइनेंशियल्स तो आपके सामने नजर आ रहे होते हैं, राइट? 2 + 2 = जी 4, जी राइट? प्रॉफिट जी 50% आ गया, दिस इज समथिंग जो आप देख रहे हो। लेकिन इसके बैक एंड में जितना भी काम होता है, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट इज, एंड दैट इज वाई मैनेजमेंट इंटरेस्टिंग भी है, एंड दैट इज वाई मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्स भी, राइट? Yes. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो पैटर्न पे ये काम चल रही होते हैं, राइट? तो इसमें बातें ज्यादा ही होती रहेंगी जब तक हम फाइनल अपने उस पे नहीं पहुंचे। तो ये मैंने एआई से वैसे ये मैंने जनरेट करवाया था, मैंने कहा था इस सूटेबल, बिकॉज उसने मुझे बड़े मजे के पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए, तो मुझे लगा कि ये पॉइंट्स डिस्कस करना अफेक्टेड होगा आपके साथ। अब देखिए ये जितनी भी चीजें हैं, ये जो जी पॉइंट्स देखे मैं ना, रीजंस फॉर ये वाले पॉइंट्स ये मैंने डिस्कस कर दिए हैं। आप जरा 2 मिनट लेकर इसको रीड आउट कर ले। मैं जरा बाहर मेरे गेस्ट आए हैं, मैं जरा उनसे हेलो हाई कर लूँ, आप फिर मैं वापस आके हम इसको रिवाइव करते हैं। बस 2 मिनट है, आप जल्दी से इसको रीड आउट करें, फिर अगर आपका कोई इश्यू है तो मुझे बताइएगा, हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ नहीं। रही है सर, ओके मैंने कहा ओके। अच्छा अच्छा, चल चले सर, ठीक है। जी जी, आपने रिवाइज कर लिया? जी जी गाइस, आप लोगों ने रिवाइज कर लिया? जी 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 सर। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? वही पॉइंट्स वाली ना? जी जी, पॉइंट्स वाली। जी जी आ रही है। अच्छा जी, चलें चलें, ठीक है, ठीक।
तो देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटेबिलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, गोल अलाइनमेंट इज गोल कांग्रेंस, ठीक है। आप बेशक इसके साथ ना ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा फाइल, आप बेशक इसके साथ अपने पास लिख लें कि गोल अलाइनमेंट जो होती है उसका क्या मतलब होता है। उसका मतलब होता है गोल कांग्रेंस, एंड गोल कांग्रेंस का मैंने आपको भी लिख के भी बताया जी कि इंडिविजुअल का गोल जो जी है वो कंपनी के गोल के बराबर होना चाहिए, ठीक जी है। गोल जी। गोल कांग्रेंस। डिसीजन मेकिंग टीचर में भी मैंने आपको, जी जी टीचर आपने जी, कौन सी विंडो खोली हुई है वैसे? मैंने ये आपके पॉइंट्स वाली विंडो खोली, आपको नजर नहीं आ रहा? वो तो ठीक है, कोई एप्लीकेशन है ना? जी जी, ये माइक्रोसॉफ्ट का वाइट बोर्ड है। ओके ठीक है। अच्छा, डिसीजन मेकिंग मैंने आपको बता दिया, मोटिवेशन भी बता दिया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी बता दिया। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में मुझे लगता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपको हेल्प आउट करेगा। एक होती है, इसको एक वर्ड होता है, इसको हम पढ़ते हैं काइजन कॉस्टिंग। आप में से किसी को पता है काइजन कॉस्टिंग का क्या होती है? नहीं KAIZEN सर, कॉस्टिंग। फर्स्ट टाइम सुना है, फर्स्ट टाइम सुना है। अच्छा चलिए, इसको खैर हम आगे भी डिस्कस क्या करेंगे, ये चीज? फाइव काइजन कॉस्टिंग, ये फाइव में भी है। काइजन कॉस्टिंग, ये जो काइजन का वर्ड है ना, ये वाला, ये बेसिकली एक जापानीज वर्ड है, एंड इसका हाँ, मतलब होता कैसे ही है होता कॉन्टिन्यूस। काइजन कॉस्टिंग या कॉन्टिन्यूस कॉस्ट, काइजन कॉस्टिंग जो है वो एक कंटिन्यूस कॉस्टिंग की एक टेक्निक है, जिसमें वो ये कहता है कि आपने कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट्स लेके आनी है, आपने रुकना नहीं है। आपने एक दफा फर्स्ट टाइम आपने खाना बनाया, सेकंड टाइम दोबारा बनाओ, वो थोड़ा सा इंप्रूव करके बनाओ, थर्ड टाइम दोबारा बनाओ, हम्म। फोर्थ टाइम दोबारा बनाओ। इसका ये मतलब है कहने का कि आपकी जो इंप्रूवमेंट है ना वो स्मॉल स्टेप्स में आती है। देयर इज सर नो, जी जी वो है ना, एक और जगह ये पड़ी थी बिल्कुल, नाम नाम मेरे दिमाग से निकल गया। उसमें भी आई थिंक टारगेट सेटिंग में ही था। कि उसमें भी यही था कि आप हाँ आपने हाँ, टाइम के साथ टारगेट सेटिंग और अपनी वो। काइजन कॉस्टिंग ये इंटर रिलेटेड यूज होती हैं। काइजन कॉस्टिंग ये कहती है आप छोटे जी छोटे जी जी टारगेट सेट करो, छोटे छोटे माइनर माइनर से उनको अचीव करो। तो जी देखो, जब जी भी जी आप जी छोटे छोटे टारगेट सेट करोगे तो आप हमेशा उसकी इंप्रूवमेंट्स की तरफ जाओगे। तो काइजन कॉस्टिंग कहती है आपने कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट एकदम नहीं लेके आओ, आप छोटे छोटे स्टेप्स में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स, राइट। दिस इज काइजन जी कॉस्टिंग, ये हम आगे पढ़ेंगे, आई जी बिलीव आपके चैप्टर में है। वैसे मैंने कहा चलो कंटिन्यूस की बात है तो मैंने बता दिया। कम्युनिकेशन भी हो गया जी। जी यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट, अच्छा जी, किस एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी आ गया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखें जी, कंपनी अच्छे से परफॉर्म करेगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, राइट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अच्छा इस पे बाद में बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी है। बेंचमार्किंग, इस वर्ड को अभी हम एक्सप्लेन नहीं करते, हम बाद में करेंगे, हमारा आगे का टॉपिक है। इंटरनल रिपोर्टिंग, दैट इज मैनेजरियल रिपोर्टिंग, राइट। तो आई बिलीव ये चीजें हमारी जो है वो कवर अप हो चुकी हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी जी। क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, समझ गया सर। कोई क्वेश्चन पूछना है अब बिस्मा, आप भी पूछना प्लीज। नहीं। अच्छा चलिए, चलिए आगे चलते हैं। और अब हम जरा बात करते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि आपकी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो दो क्लास हेड्स में क्लासिफाई होती है। आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल की, ठीक है। जी अच्छा, देखिएगा, आज हम बात करेंगे जो हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव है। देखिए, किसी भी कंपनी की आप जब परफॉर्मेंस को मेजर करते हो, ठीक है, तो कहा यह जाता है, या आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने फाइनेंशियल एरियाज पढ़े हैं जिसमें रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। बहुत ही अच्छा जी तरीका है एक कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, लेकिन ये जो तरीका है ये लिमिटेड यूज आपको प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आप क्या कैलकुलेट करते हो, आप रेशियो कैलकुलेट करते हो, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि देयर आर अ नंबर ऑफ रेशियोज दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, राइट।
सबसे पहले हम बात करते जी हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। ये अपने पास साथ साथ लिखते रहिएगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन सी रेशियोज होती हैं? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज वो रेशियोज होती हैं जो क्या मेजर करती हैं बिस्मा? प्रॉफिट मेजर करती हैं। ऐसा ही है। अब बिल्कुल। देखो कौन कौन सी रेशियोज हैं। मैं कोशिश करूंगा जितनी रेशियोज मुझे याद हैं वो सारी मैं करूं। अगर कोई मिस हो जाए तो डू लेट मी नो, हम उसको कल डिस्कस करेंगे। और होपफुली मैं आपको एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, बट ये कि अगर कोई मिस हो जाता तो आप मुझे फिर कल जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सर, में द वेरी, सॉरी। मेरे पास 22 या उससे ज्यादा वैसे लिस्ट है, पीडीएफ फॉर्म में बनी हुई है चलें बस उसमें। वो फिर कोई आपने हो ग्रुप गया में तो शेयर बताइए करनी मुझे। है। ठीक है। नंबर ठीक वन है। अगर हम बात करते हैं, अ, हमारे पास आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की जब हम बात करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो क्या कहता है? वो आपको ये कहता है कि आपने इस तरीके, जो इसका फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? वो आपका होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। यही फॉर्मूला होता है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस जी जी। प्रॉफिट निकलता है आपकी सेल्स माइनस सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ कॉस्ट सेल्स ऑफ सेल। इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा ही है। जी तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट जी मार्जिन आपको बताता है कि आप जो सेल्स कर रहे हो उसका कितना पोर्शन प्रॉफिट है। इसका मतलब है फॉर इंस्टेंस वो ये कहता है अगर आप 100% की सेल्स कर रहे हो और लेट्स से अगर आपका जो है वो 20% ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसका क्या मतलब होगा कि अगर $100 की सेल होती है तो उसमें $20 आपका प्रॉफिट है, $80 आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट यही है बात जी। होगी, राइट? बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया। तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट कब एक कंपनी को हेल्प आउट करता है? ग्रॉस प्रॉफिट एक कंपनी को तब हेल्प आउट करता है जब कंपनी ये देखना चाहे कि अच्छा हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी लग रही है, राइट? जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा, आपने याद रखना है वो कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। अगर कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इधर रिड्यूस हो जाए, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? जी सर। ठीक है। कंपनी ए और कंपनी बी की बात करते हैं। अगर कंपनी ए का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10% है, कंपनी बी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 80% है, तो बताएं अब्दुल्ला कौन सी कंपनी अच्छी होगी? सर सर वो तो मतलब देखेंगे ना कि सर वो 80% कितनी वो सेल्स पर आ रहा है, या फिर नहीं, 10% आपको कितनी जो मैंने कितनी इंफॉर्मेशन दिया आप सेल्स मुझे पर इसमें आ से रहा है। बताओ अभी फिलहाल आपको क्या लग रहा 80% वाला ज्यादा है? एटी बेहतर है। परसेंट वाला ज्यादा लग रहा है? और बिस्मा आप मुझे बता सकती हैं कि विद दिस लिमिटेड इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, क्यों आपको लगता है कि 80% वाला जो है वो ज्यादा अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? कौन सा में इसकी परसेंटेज ज्यादा नजर आ रही है? हाँ, ज्यादा दैट्स नजर आने वाई। का। हाँ देखो मैंने आपको अभी ये बात आपको समझाई ना, ये वाली। इसका क्या मतलब है एटी किधर है? परसेंट का? कि यार जी अगर आप $100 की सेल करते हो तो $80 आपका प्रॉफिट निकल रहा है, राइट? और 20% क्या निकल रही है? कॉस्ट निकल रही है। इसका क्या मतलब है 10% का? जी कि $100 की सेल करते हो तो सिर्फ $10 का प्रॉफिट निकल रहा है। तो देखो अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 10% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब बिल्कुल आखिर में नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालोगे वो तो 10 से भी बहुत कम आएगा। हो सकता है वो 1-2% आए और हो सकता है वो लॉस में चला जाए। लेकिन आप जब 80 यानी जी इस साइड पे जब आप नेट प्रॉफिट की तरफ जाओगे तो देयर आर अ लॉट चांसेस कि आपका मैं आपको अजम्पशन कर रहा हूँ, ठीक है, 10% 20% का नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाए, क्योंकि 80% इज अ वेरी बिग वैल्यू। 10% बहुत छोटी वैल्यू है। तो जितना बड़ा आपने ये समझना है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन होगा, उतना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अपने पास लिख लीजिए, देखना इसको इस तरीके से लिख लें, यहाँ पर लिख लें कि अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है
तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस होंगे वो क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे, राइट। क्योंकि देखो ना, अब इस 80% के ग्रॉस प्रॉफिट में जी आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकलने हैं, आपकी डिप्रिसिएशन, आपका टैक्स, आपका इंटरेस्ट और बहुत कुछ चीजें निकलनी होती है, राइट। तो उसके बाद आपने नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट करना, जब आपका यही सिर्फ 10% यहीं से इधर बच जाएगा, तो फिर तो आप उम्मीद ही छोड़ दो, राइट। लेकिन जब 80% आ रहा है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आई होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखना, ग्रॉस प्रॉफिट जी मार्जिन क्या शो करता है कि हाउ मच आउट ऑफ योर सेल इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा जी उतना ही, देखो जितना ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा आएगा, राइट। ज्यादा सेल्स आएगा। जी ज्यादा करने जी से उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका मार्जिन ज्यादा होगा। देखो, सेल्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेल ज्यादा करोगे दैट डज नॉट मीन कि आपका मार्जिन ज्यादा आएगा, कॉस्ट को रिड्यूस करो तब मार्जिन ज्यादा आएगा, राइट। तो देखो, जी आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो, सॉरी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज्यादा होगा अगर आपकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। तो ये बात भी अपने पास लिख लो कम। कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और कॉस्ट का इनवर्स रिलेशन होता है आपस में, जी राइट। क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जितना जी ज्यादा होगा इसका मतलब कॉस्ट उतनी कम है। तो सबसे पहले कंपनी ने क्या करना है भाई, कंपनी ने सेल इंक्रीज नहीं करनी, कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तब कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा। आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आती होगी। जी ठीक है, जी बिस्मा समझ में आया। जी जी अच्छा चलो, इसके बाद अब हम आगे बात कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जो दूसरी है हमारे पास, दूसरी कौन सी रेशियो है जी, दूसरी हमारे पास रेशियो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेशियो है, इसको OPM भी कहते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का क्या फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल सा है। आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो अपनी सेल्स पर, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी किस तरह आता है, ये आता है कि जो आपका, मैं शॉर्ट फॉर्म्स दिख रहा हूँ, आई होप तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स पता होंगी। ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस हैं, अपनी डिप्रिसिएशन, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, अपनी मेंटेनेंस, आई होप आपको नजर आ रहा होगा, जी जी मेंटेनेंस, ये सर ये तमाम चीजें। जी जी, जी ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पीबीआईटी भी बोलते हैं ना? एग्जैक्टली मैं वही बताने जा रहा था कि आपका जो जी ऑपरेटिंग जी प्रॉफिट है इट इज ऑल्सो नोन एज PBIT। व्हाट इज PBIT? दिस इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्योंकि ये वो यस प्रॉफिट होता है जी जिसमें इंटरेस्ट और टैक्स ऐड हुआ होता है। आपने अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा F3 के एग्जाम जी में जी कि आपका जी प्रॉफिट, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट और टैक्स वापस ऐड किया जाता है, राइट। सो ये जी आपका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब देखो, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है इसका मतलब है, एक मिनट, हाँ, जब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपका ज्यादा है तो इसका मतलब है आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो क्या होंगे बिस्मा, कम होंगे। इसका क्या मतलब है, अब ये थोड़ी सी डिटेल है, ऑल दो अभी इस्तेमाल नहीं आएगी, लेकिन याद रखो इसका मतलब है कि आपने न्यू एसेट्स खरीदे हैं। न्यू एसेट का क्या मतलब होता है, लो डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है कि आपकी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब है आपकी लो मेंटेनेंस है। लो मेंटेनेंस का मतलब होता है, हो सकता है आपकी फिजिकल प्रेजेंस क्या हो, कम हो, आपकी ब्रांचेस ही नहीं हो, राइट। जी थोड़े से जी स्पेलिंग लिखते हैं, फिजिकल प्रेजेंस आपकी कम हो, राइट।
तो हमेशा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जब ज्यादा आ जाए तो उसका हमेशा अच्छा मतलब नहीं होता, लेकिन कब अच्छा कब बुरा मतलब होता है ये इंशाल्लाह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बातें हैं, PF5 की। राइट, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा बस जी जो है वो हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बिकॉज अगेन वही है कि मुझे मेरा ना वो नॉलेज उभर उभर के बाहर आता है इस स्पेसिफिकली लेक्चर में, तो डोंट माइंड। हम्म, राइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जी जी एक्सपेंसेस जो हैं वो कम कब आएंगे, जब आप नया एसेट खरीदोगे बिस्मा, तो नई चीज जो है हमेशा लो डेप्रिसिएशन लेकर आती है क्योंकि वो नई होती है। राइट, तो जब डेप्रिसिएशन कम होगी तो जी एक्सपेंस कम माइनस होगा, जब एक्सपेंस कम माइनस होगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मार्जिन ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर द कंपनी। वाई? क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन सॉरी नेट प्रॉफिट के आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आई होप सो आपने रेशियोज को आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं देखना, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। क्या कि आप जब रेशियो को अकेले में देखते हो ना तो बड़ी अच्छी लगती है रेशियो, लेकिन जब आप उसके आगे पीछे की चेन्स कनेक्ट करते हो तो वो एक अच्छी रेशियो भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही होती है। राइट, यहाँ जी तक बात जी समझ में आ गई बिस्मा आपको? जी जी, ठीक है। तो याद रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर अच्छा आ रहा है इन द वेरी स्टार्ट, दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब है बिजनेस ने डेप्रिसिएशन पे कंट्रोल रखा हुआ है, बिजनेस अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस पे कंट्रोल रख रहा है, बिजनेस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, मैं एडमिन यहाँ इंक्लूड करना भूल गया, बिजनेस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स है वो बहुत रिड्यूस्ड है, बिजनेस एक्स्ट्रा एडमिन कॉस्ट नहीं लगा रहा, डुप्लीकेशन नहीं आ रही बिजनेस की यहाँ पर। राइट, तो ये तमाम बातें जो जी है आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। फिलहाल के लिए आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला याद रखना है, बाकी चीजें सिर्फ अपने जहनों में डाल दो, थ्योरी में कभी आ जाए तो ठीक, वैसे तो इतना डिटेल थ्योरी आपकी F2 की बुक्स में नहीं है, लेकिन पता जरूर होना चाहिए। राइट आपको? अच्छा, यहां तक बात जी समझ में आ गई थी। ये बात याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कहते हैं? PBIT कहते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं। ये कैसे आता है? ये ऐसे आता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को? अच्छा, और भी बहुत ज्यादा हैं, इसमें सेलिंग है, इसमें आपकी सैलरीज आ जाती हैं, और भी बहुत ज्यादा आ जाती है, लेकिन मेजरली ये आप चीजें अपने पास लिख सकते हो। राइट, आई होप तो यहाँ जी तक बात समझ में आ गई होगी। चलें जी आगे चलते हैं, नंबर 3 पे बात करते हैं जी। आ, अच्छा जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हो गया। वी हैव नेट वी हैव नेट प्रॉफिट मार्जिन। जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100। 45 ऐसा ही 100। है। और देखिए जी, नेट प्रॉफिट कैसे आता है आपको पता होना चाहिए, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स भी माइनस कर दो और इंटरेस्ट भी माइनस कर दो। इंटरेस्ट तो 1 कर दो। जी थोड़ा सा इंटरेस्ट अच्छा नोशनल समझना भी हो चाहते हो? सकता है। जी, आप थोड़ा सा अच्छा समझना चाहते हो, ऐड कर दो इसमें इंटरेस्ट इनकम, ऐड कर दो इसमें टैक्स रिफंड या टैक्स क्लेम, चलो कह दो। जी ये टैक्स एक्सपेंस है या टैक्स पेड, नॉट एक्सपेंस, टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड। ठीक है, बहुत अच्छा इस तरह हो जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स पेड माइनस करो, इंटरेस्ट पेड माइनस करो, लेकिन एट द सेम टाइम इंटरेस्ट इनकम ऐड करो, टैक्स क्लेम ऐड कर दो अपना। राइट, जो आपने अपनी टैक्स जी अथॉरिटी से लिया हुआ है। थोड़ा सा आपको है पता, हाँ आपको पता है टैक्स अथॉरिटी कौन सी है यूके की? यस, यूके यूके की HMRC। हम्म, HMRC। यूके की टैक्स अथॉरिटी कौन सी है? पाकिस्तान की FPR है, सऊदीया की कौन सी है अब्दुल्ला? यहाँ की एज सच तो नहीं है कोई, बस उसको जक़ात और वही बोलते हैं, हाँ, जकात जक़ात और अथॉरिटी होगी ना, टैक्स। जकात हाँ जी अथॉरिटी जो जी चैरिटी में आ जाएगी, पर कोई ना कोई ऐसी जी जी अथॉरिटी तो होगी जो टैक्स नहीं, कलेक्ट करती होगी सऊदीया वो में। यही है, यही एक ही है, यही है, क्या ज़कात नाम है एंड इसका? टैक्स, ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट ही बोलते हैं। ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट। राइट, ये हो गई जी सऊदीया की। जी पाकिस्तान की कौन सी है जी? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज। FBR जी राइट, और यूके की जिससे हम कंसर्न है, इट इज HMRC, हिज मैजेस्टी रेवेन्यू। हद से।
पहले ये हर मेजेस्टी था Revenue जब and क्वीन custom. एलिजाबेथ जिंदा थी, लेकिन अब माशाल्लाह से किंग, हमारा कौन सा किंग है जी, किंग क्या नाम है, किंग जॉर्ज, हाँ कि किंग फिलिप्स नहीं, क्या नाम है, मुझे नाम भी भूल गया किंग का, जो भी है पता खैर नहीं। किंग, जो भूल हाँ गए। जो भी किंग है छोड़े, तो उसको बस हिज मेजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स कहते हैं, राइट। तो खैर ये तो एक चलो एक्स्ट्रा बात थी, मैंने वैसे ही किया। अच्छा अगर ये कोई देखें जी, जी जी, अगर कोई अगर कोई क्वीन की जगह कोइन होगी तो उसका हर होगा, जी जी हर जी जी जी, मैजेस्टी पहले, से नाम। जी जी अच्छा। पहले जब क्वीन एलिजाबेथ जिंदा थी तो ये हर मेजेस्टी रेवेन्यू का था, जी जब मैं टेक्स्ट पढ़ रहा था, तो F6 की बात कर रहा हूँ, जी तो उस वक्त मेरी जी पूरी जी। बुक्स में हर मेजेस्टी रेवेन्यू का था, लेकिन जब वो 2023 अच्छा। के 2022 में जब उसकी डेथ हुई है, आई गेस 3 में जी शायद जी हुई, आई एम नॉट श्योर, तब जब किंग जी। बना तो फिर ये हिज मेजेस्टी चेंज हो गया था, हिज मेजेस्टी रेवेन्यू का था। ठीक है, अच्छा, सही है, अच्छा सही जी है। चले, ये देख लीजिए नेट जी प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से टैक्स और इंटरेस्ट को माइनस कर दो, एक्स्ट्रा मैंने एग्जैजरेट करने के लिए आपको वो दो बातें भी लिखवा दी कि चलो अगर इनकेस आ जाता है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये चीजें ऐड बैक होती है, ये ना सिर्फ माइनस करके बैठ जाओ। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ जी। गई होगी। अच्छा जी, इसके अलावा हमने क्या बात करना है, अच्छा फिर बड़े मजे की बात होती है इसमें कि नेट प्रॉफिट आपको क्या बताता है, नेट प्रॉफिट एक कंपनी की ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, वो क्या बताता है, वो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है कि ओवरऑल कंपनी वाज प्रॉफिटेबल और कंपनी वाज लॉस, राइट। तो देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपनी का जो है वो 10% आ रहा है और अब्दुल्ला नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का 20% आ रहा है, तो बताओ कौन सी कंपनी अच्छी होगी। तो 20% वाली। कंपनीज दोनों ही अच्छी है, क्या करते हो, दोनों ही प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कंपनी बी अच्छी होगी, नेट प्रॉफिट 20% वाली। जी, कंपनी दोनों सही अच्छी है, है। कंपनी दोनों ने नेट प्रॉफिट कमाया है भाई, ठीक है, लेकिन जिस कंपनी का नेट जी जी प्रॉफिट ज्यादा होगा वो कंपनी ऑटोमेटिकली अपनी शेयर होल्डर को ज्यादा डिविडेंड पे करेगी ना, ज्यादा रिटर्न्स पे करेगी, जी जी जो कि जी क्वाइट पॉसिबल है कि पॉसिबल जी ना हो ऑब्वियसली, लेकिन एक चांस होता है कि यार शेयर होल्डर को जरा ज्यादा पैसे मिल जाते हैं जब कंपनी का नेट प्रॉफिट ज्यादा होता है, राइट। वो अलग बात है कि जी डायरेक्टर्स वांट जी कि अब प्रॉफिट हमें ज्यादा मिले, हमारी सैलरी ज्यादा हो, हमें कमीशन मिले बिकॉज हमारी वजह से नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो देयर इज ऑलवेज अ क्लैश बिटवीन शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स, बट कंपनीज दोनों अच्छी होंगी, फिर देखा जाएगा कि अच्छा आपने किस बेसिस पे नेट प्रॉफिट को अवेलुएट किया हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, चले, नेट प्रॉफिट जी। मार्जिन भी हो गया, इससे ज्यादा आई बिलीव इसमें कुछ बात करने के लिए है नहीं, हाँ ये बात जरूर याद रखना कि आपका नेट प्रॉफिट जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है किस पे, आपके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे, एक आपके टैक्स पे और एक आपके इंटरेस्ट पे, इन्हीं तीन चीजों पे आपका जो है वो नेट प्रॉफिट डिपेंड करेगा। देखो बिस्मा, टैक्स ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा होगा, मैं पेड की बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, पीबीआईटी आपका कम होगा तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा, सब हो राइट। जाएगा ना। जी, आई जी होप सो यहाँ तक आपको बातें जरा भी समझ में चलेगी। आ गई होगी, चलें आगे चलते हैं। जी। अच्छा, ये थी आपकी कौन सी तीन हमारे पास हो गई, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन, राइट। नेट एक प्रॉफिट और मार्जिन। इसमें आती है जी एसेट टर्नओवर। जी, एसेट टर्नओवर क्या होता है, एसेट टर्नओवर होता है आपके एसेट्स डिवाइडेड बाय आपके सेल्स। आपकी बुक्स में फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है बिस्मा, बता सकती हैं आपके पास फॉर्मूला कौन सा लिखा हुआ है। ये एसेट मैं बताती हूँ कि मेरे पास ही पड़ा है। एसेट टर्नओवर रेशो, जी जी, एसेट टर्नओवर रेशियो ही होती है ये। रेवेन्यू डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे पास अच्छा, भी यही है। ठीक है, चलिए इसको फिर हम रेवेन्यू डिवाइडेड और बाय इसके अलावा कैपिटल। रॉस डिवाइड बाय प्रॉफिट मार्जिन ये भी होती है। मुझे दोनों बताइएगा। एक है आपका रेवेन्यू, जिसको हम सेल्स कहते हैं, अच्छा ठीक, एक ओके ओके, रेशो मुझे है याद और आ एक गया, सिंपल है। याद आ गया, याद आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, कैपिटल शुक्र है मैंने दूसरे वाला भी फिर नोट फिर डाउन आगे किया। फिर आगे कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड फर्दर फर्दर वो रहने निकालते दे, हैं ना। वो बाद में जी, वो बोला बाद में देखेंगे।
एक सबसे पहले जो अच्छा बात अच्छा, आपने ठीक। देखनी है, ओके। एसेट टर्नओवर जो रेशियो का फॉर्मूला है वो मेजर फॉर्मूला ये वाला है, दैट इज रेशियो डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी रेवेन्यू डिवाइडेड जी बाय जी। कैपिटल एम्प्लॉयड, हम्म, राइट। जी इसका जो आंसर है एसेट टर्नओवर का, ये हमेशा किस में आता है, आंसर हमेशा टाइम्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि अगर मैं बोलूं मेरा रेवेन्यू है 1000, राइट, और मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 10,000, ठीक है। एक मिनट जरा मुझे दे। जी। सर के गेस्ट आ रहे हैं बार बार अंदर। हाँ। नहीं नहीं, मेरे गेस्ट नहीं आ रहे थे, मेरी मामा आ रही थी, वो कल वापस आएंगे, अच्छा तो इस वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, चलिए देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये आपका रेवेन्यू है, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो जरा डिवाइड करके मुझे आंसर बताइएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 का क्या मतलब होगा, सॉरी क्या आंसर आएगा। ये किसका? अ, हाँ जी, 0.5 टाइम्स। 0.5। नहीं, 0.5 नहीं, 5 नहीं, 0.1 टाइम्स। 0.1 टाइम। वन। चले इसको, चलिए ये तो इसमें आ रहा है, इसको इस तरह करते हैं कि हम कर देते हैं 10,000 को जरा डिवाइड इसको कर देते हैं 1000 पे, हम उल्टा कर देते हैं, ठीक है। हम ना ऐसे क्यों? 10,000 को 1000 पे डिवाइड करते हैं, बताता हूँ। तो देखो ये कट गए जी 3 जीरो, तो इसका मतलब है 10 आंसर आ क्या रहा आ है। रहा है, 10। 10। 10 आएगा। 10 आ रहा है, ठीक है। ये होगा 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का क्या मतलब है कि आपके $1 की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कितना कमा के दे रही है, $10 कमा के दे रही है। तो इसको हम यूं लिखते हैं 1 रेशो, सॉरी 10 रेशो 1, कि आपका $1 की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको $10 कमा के दे रही है। $1 का कंपनी में कैपिटल एम्प्लॉय करो तो आपको 10 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमा के देगा। ये बात समझ में आई कि टर्नओवर को कैसे इंटरप्रेट करते जी हैं, कि टाइम्स का मतलब है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने से कितना ज्यादा कमा के आपको दे रही है। तो जब $10 आ जाएगा, इसका मतलब है कि $1 की आपने इन्वेस्टमेंट की, वो आपको $10 कमा के देगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। लेकिन अगर इसके बरक्स कुछ जी यूं हो जाए, 0.5 रेशो 1, इसका मतलब है $1 की इन्वेस्टमेंट आपको कितना कमा के दे रही है, आधा डॉलर कमा के दे रही है। दिस इज नॉट गुड, कंपनी गिर रही है, राइट। दिस इज गुड, दिस इज नॉट गुड। समझ में आ गई यहाँ तक बात। जी यस। अच्छा, अब एक और बात सुनो, कि रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, और इसमें अपनी तमाम सेल्स आ जाएंगी, जितनी भी सारी आपकी सेल्स है, राइट, जो टोटल सेल्स होती है कंपनी की। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है इसके दो फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला होता है आपकी जो इक्विटी है, उसमें क्या ऐड कर देते हो अपने पास, लिखने लॉन्ग टर्म डेट्स। इक्विटी का है शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, सारा जो जी आपने जी। एफ3 में पढ़ा हुआ है, वो एंटायर बॉक्स जो इक्विटी का होता है वो टोटल। इक्विटी को आसान लफ्जों में हम कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। बट कैपिटल इज अ वेरी स्मॉल टर्म, इक्विटी इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, राइट। कैपिटल सिंपल मतलब होता है जो जी बिजनेस में लेकर आता है ओनर। इक्विटी बहुत और भी चीजें इंक्लूड हो जाती है, राइट। इसमें लॉन्ग टर्म डेट्स का क्या मतलब यस। होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स का मतलब होता है आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट है लाइबिलिटीज। ठीक है। तो एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा, दूसरा कौन सा फॉर्मूला है, दैट इज टोटल एसेट्स, इसमें बताइएगा मैं ठीक लिख रहा हूँ, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज होता है। नहीं नहीं, किसका? यही होता कैपिटल है। कैपिटल। एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला प्लीज बताइएगा, मुझे भूल रहा है, टोटल एसेट्स माइनस करंट यही लाइबिलिटीज, होता है ये सर। एक यही टोटल होता है। एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, हाँ जी, एक ये जी। लिखा हुआ है। हाँ, एक ठीक है लिखा हुआ है ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन प्लस इक्विटी, एक है नॉन करंट फिक्स्ड एसेट प्लस बस नॉन बस करंट बस एसेट। बस बस बस, ठीक वो ही है, कि एक होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, और एक आपका जो है वो होता है ये वाला, ठीक है, और एक आपका जो है वो इक्विटी माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। तो अब गिवन एज पर द क्वेश्चन आप ये दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो। टोटल एसेट्स का क्या मतलब, सॉरी टोटल एसेट्स का क्या मतलब होगा, टोटल एसेट्स का मतलब होगा आपके करंट एसेट्स प्लस
नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, माइनस कर दोगे करंट लाइबिलिटी, राइट। तो देखो फॉर्मूला दोनों जी सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। करंट और नॉन करंट को ऐड करो, वो आपकी टोटल इक्विटी ही बनती है ना, कि कंपनी के पास कितना कितना कितनी चीजें मौजूद हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, दैट इज कंपनी की इक्विटी, राइट। और इसमें से करंट लाइबिलिटीज माइनस हो जाएंगी, पीछे क्या बचेंगी, लॉन्ग टर्म डेट्स ही बच जाएंगे। तो फॉर्मूला दोनों सेम है, लिखने का तरीका से, ठीक है। आई होप से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मुलाज बड़े इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एम्प्लॉयड की, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, ये अपने पास प्लीज नोट कर लें। टीचर ये माइनस आना था, इक्विटी हाँ माइनस लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन माइनस। यार ये क्या हो रहा है, नहीं प्लस है। प्लस है, बिस्मा, इतना तो मुझे भी याद है, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। देखो, एक इक्विटी जो कंपनी के पास अभी है, और लॉन्ग टर्म डेट्स जो कंपनी ने पैसे देने हैं लेकिन अभी कंपनी के पास मौजूद है, तो वो भी कंपनी का हिस्सा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम जी अपने लॉन्ग टर्म डेट्स को ऐड कर देते होते हैं इसमें, ठीक है। इसका रीजन एक और भी रीजन है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब हम उसकी रेशियो पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्यों हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्लीज ये देख लें कि कैपिटल एम्प्लॉयड के ये दो फॉर्मूला, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जी सर। चलें, तो ऐसे टर्नओवर का मैंने आपको बता दिया, रेवेन्यू बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूलाज भी आपके हो गए हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम करते हैं, दैट इज रिटर्न ऑन return on capital employed, that is ROCE, ROS. It's not rose, it's rose. तो गुलाब वाला rose नहीं, it's rose, right? So जी return on capital employed का अब्दुल्ला क्या फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय और कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड। मल्टीप्लाई बाय 100, राइट, यही फॉर्मूला होता है। जी जी ऐसा ही है, ये यू जो नो। रेशो में जी जी परसेंटेज निकालना है तो वो होगा। ये यस यस, ये कोशिश करो परसेंटेज में ही निकालो, राइट, ये परसेंटेज में ही जी मैक्सिमम आना चाहिए, ओके, इट्स अ परसेंटेज वैल्यू जी आंसर। पीबीआईटी आपको पता है क्या होती है, पूरा डिटेल दे चुका हूँ, कैपिटल प्रॉफिट। एम्प्लॉयड जी ऑलरेडी जी आपको पता है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, तो मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं जी लगाऊंगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन आपको क्या बताता है, कि $1 इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको कितना रिटर्न जनरेट करके देगा। आप $1 इन्वेस्ट करते हो, कंपनी आपको 10 गुना ज्यादा कमा के दे रही है। अगर आंसर आता है 10%, इसका मतलब है कि एक एक इन्वेस्ट करने पर कंपनी आपको 10% जनरेट करके दे रही है, राइट। यहाँ तक आई होप से बात समझ में आ गई होगी। तो रिटर्न जी ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका होता है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। और आपने ये बात याद रखनी है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, ठीक है। दोनों में लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल्दो है तो बड़ा ज्यादा डिफरेंस, लेकिन अभी के लिए आप समझ लें कि बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब एक चीज मैं यहां पर लिखता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को याद करिएगा। जी कुछ याद आया आपको, कंट्रोलेबल प्रॉफिट। जी जी सर। नहीं। आपको याद है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अकाउंटिंग। मैनेजर, यस एग्जैक्टली, आपको याद है एक मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है, उसमें हम बोलते हैं कि प्रॉफिट दो तरीके का होता है, कंट्रोलेबल प्रॉफिट एंड नॉन कंट्रोलेबल और प्रॉफिट। जी एक जी मैनेजर की परफॉर्मेंस को हमेशा कंट्रोलेबल प्रॉफिट की बेसिस पे असेस करना चाहिए, ऐसा ही है। जी तो जी जब आपको किसी क्वेश्चन में कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल का कॉन्सेप्ट दिया हो, अगर तो दिया हो, तो मेक श्योर करो कि आपका जो पीबीआईटी है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट होना चाहिए, वो कंट्रोलेबल प्रॉफिट की बेसिस पे कैलकुलेट होना चाहिए। यानी उसमें से ऐसी चीजें निकाल दो जो नॉन कंट्रोलेबल है, सिर्फ कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस को ऐड करो। यानी जी अगर आपको नेट देखो, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें ऐड बैक करो अपने कंट्रोलेबल एक्सपेंसेस, यानी कंट्रोलेबल टैक्स का पोर्शन, कंट्रोलेबल इंटरेस्ट का पोर्शन, राइट। तो आपका क्या बनेगा, आपका जो पीबीआईटी बनेगा वो क्या होगा, वो आपका कंट्रोलेबल होगा, ऐसा ही है ना, जी 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 ठीक है।
तो याद रखना कि जब क्वेश्चन में कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल की डिबेट हो तो हमेशा कंट्रोलेबल प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है। अब रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड का जनरल फॉर्मूला ये है पीबीआईटी वाला, लेकिन जब हम कंट्रोलेबल फैक्टर इंक्लूड कर देते हैं ना तो वो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट बन जाता होता है। क्योंकि ये वाला जो मेथड है, ये वाला, इसको करने का रीजन ये होता है, हमने ये देखना होता है कि एक मैनेजर को जो पैसे हमने दिए थे उसने वो कहां पर इन्वेस्ट किए, राइट, और उन उसने जो वो इन्वेस्ट किया है वहां पर से कैसा रिटर्न हमारे पास जनरेट हो रहा है। दिस इज रिटर्न ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड। जी आई होप तो सही। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जी है। इस पर एक लंबी डिबेट भी है। आरओआई ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके F2 का। तो याद रखना आरओआई जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट सर को सर इसमें जी जी बोले बोले। इसका 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 थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी एग्जाम में आता है, क्योंकि मेरे एग्जैक्टली पास आता है। सवाल आया था जी जी इसमें। आता है बिल्कुल आता है। रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट याद रखना आपकी इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता होता है। क्यों डिस्करेज करता होता है ये देखो, कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी बिस्मा, आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा। जब आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा तो आपकी आरओआई क्या होगी, ज्यादा नहीं नजर आएगी। दोबारा जी से देखो, आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, आप एसेट्स नहीं खरीद रहे हो, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा। जब कैपिटल एम्प्लॉयड आपका कम होगा तो आपकी जो आर ओ आई है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ज्यादा हो जाएगा। तो देखो, जब मैनेजर्स पूरी की परफॉर्मेंस को आरओआई की बेसिस पे अवेलुएट करते हैं तो मैनेजर्स उसको मैनिपुलेट कर देते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कि आपकी इन्वेस्टमेंट को ये डिस्करेज करता है। और जो मैनिपुलेशन होती है इज इजी। और कैसे इजी होती है, मैनेजर जो है, आई होप आपको राइटिंग समझ आ रही होगी, मैनेजर होल्ड्स इन्वेस्टमेंट। छोटे छोटे पॉइंट अपने पास देखो, आपको थ्योरी पढ़ने में बहुत आसानी होगी इन पॉइंट्स से। ठीक है, तो याद रखना कि जी आपका जो आरओआई है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को इनकरेज नहीं करता। तो अगर मैनेजर को ये पता लग जाए कि मेरा आरओआई कैलकुलेट हो रहा है तो वो जो फंड्स होंगे ना उनको होल्ड कर देगा। जब उनको होल्ड करेगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड रिड्यूस हो जाएगा, आपके एसेट्स कम हो जाएंगे। जब एसेट्स कम होंगे डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली रेशियो अच्छी आएगी ना आप लोगों की, राइट। एक तो ये रीजन है। ठीक है, और दूसरा रीजन क्या है, जी दूसरा, इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, डेप्रिसिएशन मैनिपुलेट हो जाती है। अब इसमें कैसे मैनिपुलेट होगी, देखो पुराना एसेट है, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। जब ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, अगर तो उस एसेट को खरीदने का डिसीजन मैनेजर ने लिया था तो ये कंट्रोलेबल डेप्रिसिएशन होगी। अगर तो जी उस एसेट को खरीदने का डिसीजन मैनेजर ने नहीं लिया तो नॉन कंट्रोलेबल डेप्रिसिएशन है। तो फिर जी मैनेजर इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करेगा कि वो अपने एसेट्स की डेप्रिसिएशन को नॉन कंट्रोलेबल दिखा देगा, राइट। तो आरओआई को मैनिपुलेट किया जाता है। याद रखना ये किस तरीके का मेजरमेंट है, ये आपका प्रॉफिट बेस्ड मेजरमेंट है। ठीक है, प्रॉफिट बेस्ड मेजरमेंट का क्या मतलब है, इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। ये देखो ना, कंट्रोलेबल प्रॉफिट इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, जी सर। बिस्मा। हेलो। जी बिस्मा, आपका माइक म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कर दें। जी जी सॉरी, जी मुझे आपको, भूल ही गया था हमारा हम लोग। जी आपको समझ में आ रहा है। जी अच्छा ठीक हो गया। ठीक है, तो आई होप सो बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि आपकी आरओआई के जिधर फायदे हैं ना, फायदे मैं आपको बताऊंगा। अभी जितने नुकसानात है वो क्या है, कि एक तो इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज कर देगा, आपका मैनेजर होल्ड कर देगा इन्वेस्टमेंट, मैनिपुलेट हो जाएगा। कैसे मैनिपुलेट होगा कि भाई देखो इन्वेस्टमेंट होल्ड हुई, कैपिटल एम्प्लॉयड गिरेगा, ऑटोमेटिकली रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन अगर तो कंट्रोलेबल है उसको मैनिपुलेट हो जाएगा,
और हो सकता है कि मैनेजर नॉन कंट्रोलेबल डेप्रिसिएशन दिखा दे। अब कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल डेप्रिसिएशन ये एक अलग डिबेट है। याद रख लो, अगर एसेट को खरीदने का डिसीजन मैनेजर का है तो कंट्रोलेबल होगी डेप्रिसिएशन, अगर एसेट मैनेजर को नहीं खरीद रहा खुद से तो नॉन कंट्रोलेबल डेप्रिसिएशन चली जाएगी। आई होप से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जी सर। ठीक है। और प्रॉफिट बेस्ड मेजरमेंट है, प्रॉफिट बेस्ड मेजरमेंट हमेशा मैन्युपुलेशन होती हैं उसमें, राइट। तो और आंसर, इसका फायदा क्या है, इसका एडवांटेज एक जो मुझे भी बिल्कुल माइंड में आ गया, कि ये परसेंटेज आंसर देता है। तो परसेंटेज आंसर जो है वो कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। देखो ना, कंपेयर आप बहुत अच्छा चीजों को कर सकते हो, राइट। जी। तो बाकी इसके एडवांटेजेस जो है ना, मैं आपको बुक से बताता हूँ, बिकॉज मुझे देखना पड़ेगा कि बुक में कौन कौन से लिखे हुए हैं। तो मैं आपके साथ अपनी फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ, और फिर जरा मुझे बताइएगा कि आपको बुक नजर आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, ये आ गई जी बुक। और इस बुक में पेज नंबर है 5, नहीं 463। तो हम इसके लिए हम्म, हाँ ये ठीक है। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन, बुक वाला? एक मिनट सर। जी, और जी सर। ठीक। हाँ ये देखो, ये आगे ROI के percent marks। अभी फिलहाल मैं सिर्फ ROI की बात करूंगा, RI की बात नहीं करूंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बुक से भी ROI दिखा देता हूँ। ये देखो, ROI क्या है, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसका क्या फॉर्मूला है कि ROI इज इक्वल टू कंट्रोलेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रोलेबल कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। देखो उसने भी कंट्रोलेबल की बात की हुई है, राइट। और वो क्या जी। कहता है, वो ये कहता है कि आपने जो आपका ये है, अच्छा ठीक है, सही है। कंट्रोलेबल प्रॉफिट इज यूजुअली टेकन आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। देखो वो कौन सी डेप्रिसिएशन थी, वो जो मैं नॉन कंट्रोलेबल डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, ठीक है। इसने कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल का जी। नहीं बताया, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिख दिया। तो बस आप ये पॉइंट याद रख लेना कि कंट्रोलेबल प्रॉफिट इज यूजुअली टेकन आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस होती है ना, लेकिन टैक्स तो माइनस नहीं होता, तो इसलिए ये वही बात थी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड भी उसने बता दिया जी ऑलरेडी। देखो, टोटल एसेट लेस करंट लाइबिलिटीज और टोटल इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है। फिर जी। अ, अच्छा, फिर उसके बाद जरा इधर आ जाते हैं। ROI को फिलहाल मिस कराते हैं, कल का टॉपिक है। हाँ ये आ जाओ जी, ROI के एडवांटेज देखो। फेमिलियर एंड सिंपल कैलकुलेशन, आपके सामने थी कैलकुलेशन, रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, वाइडली यूज मेजरमेंट, परसेंटेज में आंसर देता है, इसलिए कंपेयर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, जी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे ये बेस्ड होता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि ये जो है आपका पास्ट। पास्ट में, एग्जैक्टली पास्ट डेटा पर भी बेस्ड है। पास्ट। जी। और दूसरा जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बेसिकली होता है आपका प्रॉफिट बेस्ड होता है, ठीक है। जी। ठीक है। ओपन टू मैनिपुलेशन, कैसे ओपन टू मैनिपुलेशन होगा, मैंने अच्छा खासा इसके बारे में आपको बता दिया। जी। 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 मे जी। बी डिस्टॉर्टेड बाय इन्फ्लेशन, अब ये एक समझने की चीज है। जितनी जी। ज्यादा इन्फ्लेशन आपकी होगी, तो अगर एक मैनेजर एक बेसिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कर रहा है, एसेट की प्राइस हाई होगी, तो एक छोटा सा एसेट भी वो खरीदा जाएगा, तो उसकी हाई प्राइस की वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी आपकी ROI रिड्यूस जी। हो जाएगी, राइट। सो देखो ये एक बात याद जी। रखना, ये वाली, कि डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स, ठीक है। ये वाली पॉइंट, डिस्करेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू एसेट्स। परसेंटेज कंपैरिजन मिसलीडिंग भी हो जाते हैं, परसेंटेज हम हमेशा ही करेक्ट नहीं होती, मिसलीडिंग भी होती है, राइट। और मे लीड टू नॉन गोल कंग्रेंस, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कंपनी ये चाहती है कि हम जो है वो एसेट में इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप अपने मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्वेस्ट ROI की बेसिस पे देखते हो, तो वो तो इन्वेस्ट नहीं करेगा एसेट में, वो तो चाहेगा मेरा ROI अच्छा हो। कंपनी चाहती है हम एसेट में इन्वेस्ट करें, तो कंपनी और मैनेजर के गोल कांग्रेंट यहाँ पर नहीं होंगे।
यहाँ तक बात समझ में जी आ गई? जी। उसे तो कंपनी को देखना चाहिए ना, अपना ROI क्यों देखे? नहीं, डिपार्टमेंट्स की बात हो रही है ना, जब डिपार्टमेंटल मैनेजर की आरओआई देखी जाती है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जरा देखते हैं और कौन कौन सी रेशियोज हैं यहाँ पर आपके बुक में दिए गए हैं। हाँ, ये एक बड़ा अच्छा, ये देखो, आपकी बुक में दिया हुआ है रिटर्न ऑन सेल। ये वाली रेशियो आपको एक दी हुई है। रिटर्न ऑन सेल ये हकीकतन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सॉरी, ये आपका जो है ना वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और हाँ, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है। जी। चलो, सर अब ROE इसके भी तो होती है एक। आर ओ, ई, वो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न वो ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी, जी जी, वो रिटर्न ऑन जी। इक्विटी है, वो एडवांस लेवल वाली है, वो पीएनबी। यहाँ पे A40 अच्छा की वो इसमें लिस्ट में नहीं है। है मेरे पास। ठीक है। अच्छा। अब वो अगर है तो मैं उसका मेथड एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको मसला नहीं है, पर वो आएगी नहीं आपके पेपर में। अच्छा फिर ठीक है, फिर चलें। छोड़ दो। अच्छा, एसेट टर्नओवर की बात करते हैं। एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और आपका रोस में एक जो है वो रिलेशन होता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे जरूर आ सकता है। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे F2 में ये क्वेश्चन आया था। रोस का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन जी रिटर्न ऑन सेल्स का फॉर्मूला या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय रेवेन्यू। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला रेवेन्यू बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो, रेवेन्यू और रेवेन्यू इधर कट गए, पीछे क्या बचा, ऑपरेटिंग जी जी। प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो वो रोज का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये यस। जो जी रिलेशन है, ये वाला, ये रिलेशन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। दैट इज के रोज इज इक्वल टू रॉस इनटू एसेट टर्नओवर। ठीक है, और ये बेसिकली आपको टेस्ट जो है वो जरूर किया जा सकता है इसमें। सही है। ठीक है। आई यानी होप अगर यहाँ हम, तक। अगर उसने रोज मांगा हुआ हो और उसने हम्म रिटर्न ऑन सेल्स और एसेट टर्नओवर रेशियोज दिए हुए हो, तो हम दोनों हम्म। को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास रोज आ हाँ, आ जाएगा। सकता है, यस यस, आ सकता है। इसी तरीके से बस। आप देखो, रोज को, जो भी रोज किया होगा उसको अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे डिवाइड कर दो, ये अगर इधर आ जाए, ये वाला इधर, ठीक है, जी तो ये आपका एसेट टर्नओवर आ जाएगा। जी। तो हाँ, तो वहां ठीक है, जाके डिवाइड तो हो मतलब जाएगा वो थ्री जी। वे आपको रिलेशन याद होना चाहिए। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सही है। फिर सही इसके है सही। अलावा देखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी हो गया। अच्छा, हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आई गेस हो गई हैं। ठीक है, हाँ देखो, इसमें तीन दी में मैंने आपको थोड़ी ज्यादा बता दी है, तो अच्छी बात है। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रेशियो आती है, दैट इज मेजरिंग लिक्विडिटी। अब मेजरिंग लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं, तो मेजरिंग लिक्विडिटी के केस, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। जी। क्या मतलब होता है लिक्विडिटी का? पूछ रहे सर, लिक्विडिटी मतलब जब कंपनी सेल आउट होती है तो वो लिक्विडेट हम्म हो जाती है, मतलब सब सब चीज़ें सेल वेल करके जो भी पैसा 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 आता है वो आपका लिक्विडेट होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है मैं हाउ बताऊँ? इजीली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट्स इनटू कैश। कि एक कंपनी अपने जी एसेट्स को कितना इजीली कैश में कन्वर्ट करती है, दैट इज लिक्विडिटी। जितनी कंपनी लिक्विड होगी, उतनी ही कंपनी अच्छी होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर चलो कल को कंपनी, अव्वल तो वो बैंकरप्ट होती नहीं है, लेकिन अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो वो इजीली अपने जो क्रेडिटर्स होते हैं उनका पैसा रिटर्न कर सकती है, राइट। तो ये जी देखने के लिए कि आया कंपनी के पास शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को कवर करने के लिए पैसा है या नहीं, हम उसके लिए लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। बड़ी ही मजे की, बड़ी ही आसान और बड़ी ही ब्रॉड टर्मिनोलॉजी की रेशियोज हैं, दैट इज करंट रेशियोज एंड एसेट टेस्ट रेशियो। करंट रेशियो जो है वो कौन सी होती है? करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट करंट लाइबिलिटीज। लायबिलिटी। जी। ठीक है। और करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, आपको पता है करंट एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? करंट एसेट्स में आपका जो है वो आ जाता है कैश। ठीक है। ट्रेड पेबल्स। हाँ, ट्रेड पेबल्स आ जाते हैं आपके, और इसके अलावा ट्रेड पेबल्स नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। हाँ आई एम सॉरी नॉट, सॉरी। ये आई एम नॉट श्योर इसको स्टेबल कैसे करते हैं, आपको पता है इसको स्टेबल कैसे करते हो कौन जगह पे? पता नहीं सर। किसको स्टेबल? ये पेज पे एक मिनट।
यहाँ पर आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी। हम्म, अ, ठीक हो गया, सही है। अब हम इसकी बात जो पावर है वो कर, कैंसर डॉक्टर। सॉरी। कुछ नहीं। अच्छा, अब हम जो है वो इसकी बात कर लेते हैं कि करंट रेशियोज की जब हम बात करते हैं, तो करंट रेशियोज में आपके पास कैश आ रहा है, ठीक है। आपके पास जो है वो आ रहा है, यहाँ पर देख लें, आपके पास है करंट रेशियो, तो ये हो जाएगा करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज, राइट। करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्री है, आपका कैश है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन, उसके बाद रिसीवेबल है, जी। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट्स है। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? EQUIVALENT। पर इक्वी ये तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का होता है ना। कैश इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट टू मतलब है जो इक्विवेलेंट। पैसे आपके पास बैंक में मौजूद है, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब जी। है जो पैसे बैंक में मौजूद है, या कोई भी ऐसी चीज जो इतनी लिक्विड है कि वो फौरन आपकी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है कैश में, तो दैट इज कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। तो इन्वेंट्री, जी। कैश, रिसीवेबल, बैंक, ये सारे करंट एसेट्स में आ जाएंगे। करंट लाइबिलिटीज में आपकी जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स आ जाते हैं जो लेस देन 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। जी। और आपके पेबल्स आ जाते हैं, ये दो मेजर हैं, ठीक है। दैट इज करंट रेशियो। अब करंट रेशियो भी जो है ना, रेशियो इसको हम इस तरह शो करते हैं कि करंट रेशियो लेट्स से आपकी है 2:1। जो एक्सेप्टेबल रेशियो होती है ना वो यही याद रख लेना, एक्सेप्टेबल रेशियो कौन सी है करंट रेशियो की? 2:1। इसका मतलब है दो क्लोज टू वन। जी। एसेट्स अवेलेबल हैं एक लाइबिलिटी को कवर करने के लिए, यानी 1 रुपए के उधार को कवर अप करने के लिए 2 रुपए मौजूद हैं आपके पास। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। जो एक्सेप्टेबल है वो ये भी है, 1 रुपए को कवर अप करने के लिए 1 रुपए का एसेट है, लेकिन जो एक्सेप्टेबल जी। नहीं है वो ये है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। यानी 1 रुपए की लाइबिलिटी को कवर करने के लिए बिस्मा आपके पास सिर्फ आधा रुपया है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। एक्सेप्टेबल क्या है? दिस इज डिजायरेबल, ये डिजायरेबल होती है। फिर जी। क्या स्पेलिंग होती है डिजायर के? क्या स्पेलिंग है डिजायर के? टी ई DESI। हाँ, एस डिजायर, आई आर ए बी। हाँ, डिजायरेबल। और ये होती है आपकी जी। एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो desirable means every company wants to be, we must have, like two assets for one liability to cover a $1 of liability. But acceptable is $1 of asset is equals to $1 of liability, right? फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी डिपेंड करती है, जो इंडस्ट्री थोड़ा रिस्की इंडस्ट्रीज होती है उनमें फिर ये रेशो बढ़ जाती है, जो कम रिस्की होती है बैंक्स और गवर्नमेंट वगैरह की इंडस्ट्रीज हो गई वो उसमें फिर ये रिड्यूस हो जाती है, राइट। तो आई होप यहाँ तक बात समझ जी। में आ गई होगी। अच्छा, फिर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें, अब देखो हमने यहाँ इन्वेंट्री को इंक्लूड किया है, राइट, ऐसा ही है ना। हमने यहाँ पर क्या इंक्लूड किया? यहाँ पर इन्वेंट्री को इंक्लूड किया है, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पर उसकी जो इन्वेंट्री है वो इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती कैश में, राइट। अब देखो ना, अगर बिल्डिंग इंडस्ट्री की, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करूं, तो नो डाउट उनकी उनके पास जो घर पड़े होंगे वो उनकी इन्वेंट्री ही है, राइट। लेकिन वो घर कोई एकदम तो नहीं बिकता ना, विद इन आवर या विद इन मिनट तो नहीं एक घर बिक जाता, उसको बिकने के लिए टाइम लगता है। तो देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पर हम उन इंडस्ट्री की जो इन्वेंट्री है उसको करंट एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते। तो ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं बिस्मा एसिड टेस्ट रेशियो, इसको हम QUIC के क्विक रेशियो भी कहते हैं, जी। ठीक है। और इसका क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट, ऐसा ही है, जी। ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज,
अब क्यों हम इसमें इन्वेंट्री माइनस करें, हम इन्वेंट्री इसलिए माइनस करें कि बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग इन्वेंट्री एज अवर करंट एसेट, हम उसको थोड़ा लॉन्ग टर्म एसेट की तरफ लेके चले जाते हैं। तो फिर ऐसी कंपनीज जहां पर, ये ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर इन्वेंट्री इज नॉट कैटेगराइज एज अ करंट एसेट, जो कि यकीनन रिटेल इंडस्ट्री नहीं है, रिटेल में इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट होती है, राइट, गोल्ड इंडस्ट्री जैसे में करंट, जी जी जी। जैसे वो ऑटोमोबाइल में हो गई, अगर कोई कार हाँ मैन्युफैक्चरर कंसिडर है। कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, यस जी, तो यस कर उसकी। सकते हो कंसिडर। तो उसमें जी क्विक रेशियो एंड एसिड रेशियो है, इसके भी वही फॉर्मूलाज हैं कि 2:1 एक डिजायरेबल है, 1:1 एक्सेप्टेबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें से आप इन्वेंट्री माइनस कर देते हो। तो दोनों ही आपकी लिक्विडिटी को मैयर करने के लिए बड़ी ही बेहतरीन किस्म की रेशियो है। ठीक है, जी जी आई होप सो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। जी सर। ठीक है चलो, फिर उसके बाद एफिशिएंसी को मैयर करने की जब हम बात करते हैं, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब है कि कंपनी जो है वो कितने अच्छे से अपने इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर रही है। तो एफिशिएंसी रेशियोज ये बहुत आसान रेशियोज हैं, इस पे कोई इतनी ज्यादा डिस्कशन की जो है वो जरूरत नहीं है। तो जल्दी जल्दी इसको कवर अप करते हैं ताकि मैक्सिमम आज हम कवर अप कर लें, ठीक है। एफिशिएंसी रेशियोज में सबसे पहले हमारे पास है इन्वेंट्री। होल्डिंग पी। तो इसका एफिशिएंसी फॉर्मूला, रेशियो को एक्टिविटी रेशियो भी बोलते हैं। एफिशिएंसी रेशियो नहीं नहीं, एक्टिविटी समथिंग एल्स, एफिशिएंसी रेशियोज में ये डिटेल रेशियो अच्छा, है। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड सही में सही। आपकी आ जाती है, आपकी जो भी इन्वेंट्री है, इसको हम डिवाइड किस पे करते हैं, सॉरी मैं इसका फॉर्मूला जो है हमेशा भूल जाता हूँ। इसको कॉस्ट ऑफ डिवाइड करते कॉस्ट हैं ऑफ सेल्स कॉस्ट ऑफ पे। सेल्स पे, हाँ ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, तो देखिए फॉर्मूला भूल जाना इज टोटली फाइन, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन आपको फॉर्मूला भूल जाते हैं, राइट। सो जी जी इन्वेंट्री जी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, 365 का मतलब है साल के दिन इन्वेंट्री, जितनी जी जी इन्वेंट्री पड़ी है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड कर दो। ये आपको क्या बताएगा? अगर तो इसका आंसर आता है 20 डेज, इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री जो शेल्फ पे मौजूद है, जो डिस्प्ले में मौजूद है, वो 20 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। जी अगर इसका आंसर आता है 100 डेज, इसका मतलब है भाई आप तो बड़ी कोई बेकार बिजनेस हो, 100 दिन तक आपकी इन्वेंट्री शेल्फ पे पड़ी रहती है तब जाके बिकती है, राइट। तो इन्वेंट्री जी होल्डिंग पीरियड जितना कम आ जाए उतना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा भी कम आ जाए ना, इसका ये भी फिर अच्छी बात नहीं होती, राइट। ज्यादा नहीं डिटेल डिस्कस करेंगे, बट ज्यादा कम आ जाए तो इसका मतलब है फिर आप स्टॉक आउट हो जाते हैं, राइट। अगर आपका ना, देखो, लो इन्वेंट्री पीरियड है ना, LIP, अगर लो इन्वेंट्री पीरियड है ना तो आप स्टॉक आउट हो जाते हैं। समझ में आया? जी अगर लो इन्वेंट्री पीरियड है, जी अगर बहुत जल्दी जल्दी इन्वेंट्री खत्म हो रही है, तो थोड़ी देर बाद आप स्टॉक आउट हो जाओगे, राइट। लेकिन जी अगर आपकी इसी तरीके से, अगर आपकी हाई इन्वेंट्री आप पीरियड आपका है, तो आप जो है ना, ऑब्सलीट इन्वेंट्री जो है वो OBSELET, ऑब्सलीट इन्वेंट्री से डील करोगे, फिर आपकी इन्वेंट्री खराब होती जाएगी। सोचो ना कि अगर एक बंदा फ्रूट बेच रहा है, राइट, तो वो फ्रूट 100 दिन अगर रखे तो उसकी क्या हालत होगी फ्रूट की, राइट। तो हाई जी इन्वेंट्री जी जो है जी आपकी फिर ऑब्सलीट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ज्यादा इस पे नहीं जाना डिटेल फिर में, हम बस ईओ बेसिक क्यू यूज बेसिक। कर देते हैं। अरे फिर हम ईओ क्यू यूज कर देते हैं, तो फिर उससे कुछ भी नहीं होता, खराब नहीं होती, नहीं स्टॉक आउट। हाँ, वो फिर ऑब्वियसली फिर डिमांड डिमांड पे डिपेंड करके उसकी परचेज, वो तो फिर एक चलो अलग चीज आ रही है, ठीक है। बट दिस इज जस्ट टू आइडेंटिफाई कि यार हाउ लॉन्ग यू होल्ड योर इन्वेंटरी, राइट। तो इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड जी टेल्स यू दैट हाउ लॉन्ग यू होल्ड योर इन्वेंटरी इन शेल्फ। ठीक हो गया। और फिर जो है, आपने ये बात याद रखनी है, एक बात आ गई थी माइंड में, मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गई, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। चलिए हम आई भी मैं दोबारा बताऊंगा। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड ये हो गया आपका। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड के बाद आपका जो है एक और आता है रिसीवेबल, RECEIVABL, रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो इसका आंसर होता है आपके जो भी रिसीवेबल हैं, उसको डिवाइड कर दो किस पे, अपनी क्रेडिट से। वैसे ये बात याद रखना क्रेडिट सेल। कि ये मेजरली किस पे डिवाइड होता है, क्रेडिट सेल्स पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं दी हुई ना, तो आप फिर क्रेडिट सेल की जगह जी जी। टोटल सेल कंसिडर कर सकते हो। लेकिन पहले कोशिश करना क्रेडिट ओके। सेल्स फाइंड करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश और क्रेडिट के सही बारे है। में इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो फिर आपने अज्यूम करना है कि आपकी टोटल सेल ही आपकी क्रेडिट सेल अज्यूम की जाती है। कभी कभी सही क्वेश्चन है। में वो ये कहता है कि
आपका जो बिजनेस है वो 365 डेज ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो 360 डेज ऑब्जर्व करे या 370 डेज ऑब्जर्व करे, तो आपने फिर उन सिनेरियोज में ये वाले क्वेश्चन देने हैं, सॉरी अमाउंट जी। देनी होगी। ठीक है, आई होप से यहाँ तक सही बात है, समझ में आ सही गई। है। जी। अब जितना आपका लो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आएगा, तो इसका मतलब है कि आपका जो उतना बढ़िया। क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो बड़ा ही कोई अच्छा है। ठीक है, इज गुड। जी। आपने क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट में बड़े बड़े मूछों वाले लोग हायर किए हैं, जिनको देख के लोग डर जाते हैं और पैसे आपको जल्दी पे कर देते हैं, तो दिस मीन्स इट्स गुड। एंड अगेन, अगर हाई रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आ रहा है, इसका मतलब है कि आपके कस्टमर्स आपको पैसे नहीं दे रहे, आपका क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट बेकार है, उसमें आपने जो है वो खतरनाक बंदे नहीं रखे हुए, या फिर आपका जो चेजिंग आप कह रहे हो ना, जो प्रोसीजर है कि आप आपका जो फॉलो अप प्रोसीजर होता है कस्टमर्स का के साथ, वो आपका अच्छा नहीं है, आप कस्टमर के साथ इन कॉन्टेक्ट नहीं रह रहे हो, राइट। तो ये फिर इसके डिफरेंट जी। ड्रॉबैक्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास जो है, आखिरी हम बात कर लेते हैं, दैट इज पेबल पेमेंट पीरियड। पीरियड। ठीक है, ये क्या है आपका पेबल क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 365। यहाँ पर भी वही है, पहले क्रेडिट परचेजेस देना है, लेकिन अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं है तो फिर आप अपनी टोटल परचेजेस जो है वो ले सकते हो। अगर लो पेमेंट पीरियड आ रहा है, देखो अगर लो पेमेंट पेमेंट पीरियड है, तो इसका क्या मतलब है कि आप ऑन टाइम या टाइम से पहले अपने सप्लायर्स को पे कर रहे हो। दिस इज नॉट अ गुड थिंग गाइस। क्यों, बीइंग अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आपने अपने सप्लायर्स को लेट पे करना होता है। लेट से मुराद ये नहीं कि टाइम गुजर जाने के बाद, मतलब कि लिमिट के लास्ट फ्यू डेज में, राइट, क्योंकि आपको कैश फ्लो प्रॉब्लम्स। आप देखो ना, अज्यूम ये करो कि अगर आपका रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड भी हाई है और पेमेंट पीरियड भी लो है, एक तो कस्टमर से पैसे आ नहीं रहे और आप अपने सप्लायर्स को पैसे दे ही जा रहे हो, राइट, तो दिस इज नॉट अ गुड। ठीक है, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप अपने सप्लायर के साथ जो है बहुत एक्सेसिवली लेट पेमेंट चले जाओ। ठीक है, बिकॉज आप अपने जी। सप्लायर के लिए, अगेन आप क्या हो, उसके कस्टमर हो, राइट, तो वो तो चाहेगा कि मेरा कस्टमर जितना जल्दी पेमेंट हो मुझे पे करे। लेकिन यू बीइंग अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये हमारी B2B सेल है, बिजनेस टू बिजनेस सेल है, उसमें फिर ये वाले सिनेरियोस जो है वो यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी हो जी। गया। इसकी आई वुड हाईली रिकमेंड आप या तो स्टडी हब से पढ़ लें या फिर यहाँ से पढ़ें। दिस इज अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, और लाजमी आपने एक दफा तो एटलीस्ट जरूर इसको कवर अप करना है। ठीक है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का आपने सॉल्व सही है। करनी है, और बाकी कल फिर हम इंशाल्लाह यहाँ से आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट श्योर टीचर। कि कल, जी जी प्लीज बोलें। अच्छा, अब कह ले फिर मैं कहती हूँ। अच्छा, आई वाज जस्ट सेइंग कि आई एम नॉट श्योर कि कल हम क्लास में रख पाऊंगा या नहीं। आई विल टेल यू गाइस डेफिनेटली इन एडवांस। ठीक है, बट फॉर नाउ हम क्लास कल कल के लिए क्लास ऑन है, ठीक है, हम रखेंगे।